अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम न्यूबर्ट चैम्बर को डिस्कस करेंगे। न्यूबर्ट चैम्बर एक ग्लास स्लाइड है जिसके ऊपर चैम्बर्स बने होते हैं और उसमें ब्लड के जो सेल्स हैं, जैसे प्लेटलेट्स है, वाइट ब्लड सेल है, आरबीसीज हैं, उनको काउंट किया जाता है। न्यूबर्ट चैम्बर को इम्प्रूव न्यूबर्ट चैम्बर भी कहा जाता है, इसको हीमोसाइटोमीटर भी कहा जाता है और इसको हीमासाइटोमीटर भी कहा जाता है। अब ये हीमासाइटोमीटर एक ग्लास स्लाइड है जिसके ऊपर मैनुअल हम सेल काउंट करते हैं और माइक्रोस्कोप की उससे स्लाइड माइक्रोस्कोप के अंदर फिक्स करके फोकस करके हम ये सेल काउंट करते हैं। हीमोसाइटोमीटर को काउंटिंग चैम्बर भी कहा जाता है। The hemocytometer counting chamber contains two microscopic ruled areas marked off by precise lines. अब ये जो हीमोसाइटोमीटर होता है इसमें दो इसके अंदर साइड्स होती हैं जिनमें चैम्बर्स बने होते हैं। The arrangement of lines in the ruled area can vary according to the type hemocytometer being used. अब ये जिस तरह का हीमोसाइटोमीटर यूज़ करेंगे उस हिसाब से ये लाइंस जो हैं उनमें वेरिएशन होगी। मोस्ट हीमाटोलॉजी लेबॉरेटरीज यूज हीमोसाइटोमीटर विद इम्प्रूव्ड न्यूबर्ट टाइप डिज़ाइन फॉर ब्लड सेल काउंट्स। अब जैसे बहुत सी लैब्स हैं, जैसे हीमाटोलॉजी लैब्स जिसके अंदर डिफरेंट बॉडी फ्लूइड्स के अंदर सेल काउंट किए जाते हैं या ब्लड के अंदर सेल काउंट किए जाते हैं, तो वो इम्प्रूव्ड न्यूबर्ट चैम्बर वो यूज़ करते हैं, जो कि लेक्चर के अंदर ही स्लाइड्स में मौजूद है। उसकी पिक्चर जो मैं आपको शो कराऊंगा। The traditional hemocytometer is a heavy glass slide with two counting areas. When viewed from the top, two polished raised platforms are surrounded by moats on three sides form the shape of an H. Each raised platform contains a ruled counting area. अब ये जो हीमोसाइटोमीटर है, ये ग्लास स्लाइड, इसमें दो काउंटिंग एरियाज होते हैं ये, और जैसे ये आपको नज़र आ रहे हैं। अब ये इधर एक काउंटिंग एरिया है और एक इधर काउंटिंग एरिया। अब ये जो एच शेप है, एच शेप के अंदर ये यहाँ से स्पेस है, ये इस जगह पे, और ये इसके ऊपर कवर स्लिप इधर प्लेस की जाती है, जैसे ये इसके ऊपर कवर स्लिप रख दी गई है। The hemocytometer, top view of hemocytometer with cover glass in place. नंबर बी पे साइड व्यू ऑफ hemocytometer cover glass in place. अब ये ऊपर से कवर ग्लास इसके ऊपर रखी हुई है और ये साइड व्यू से दिखाया गया है। अब ये आपको मोड्स नज़र आ रहे हैं, खाली जगह सी है, ये इधर भी खाली जगह सी है और ये थोड़ा इसकी थोड़ी हाइट पे है, इसके जो लाइंस इसके ऊपर हैं स्लाइड के अंदर, तो ये मोड्स इसे कहते हैं। इस खाली स्पेस को, इस खाली स्पेस को भी मोड कहते हैं। ये जैसे एच शेप आपको नज़र आ रहे हैं, तो ये यहाँ से खाली प्लेस है। यहाँ पे काउंटिंग चैम्बर्स होते हैं और इधर काउंटिंग चैम्बर्स होते हैं। ये इसका एक साइड है, ये इसकी ये दूसरी साइड है। तो इस पैराग्राफ में जो अभी हमने डिस्कस किया उसी के बारे में है कि इसके एच शेप मोड्स होते हैं जहाँ से ये एम्प्टी स्पेस होती है और दो इसके अंदर काउंटिंग एरियाज होते हैं। The hemocytometer must be used with a hemocytometer cover glass of uniform thickness 0.4 mm. The hemocytometer cover glass is positioned so that it covers both ruled areas of the hemocytometer. हीमोसाइटोमीटर के जो जब इसको परचेज़ किया जाता है तो इसके साथ ही कवर ग्लास मिलते हैं। जो रिकमेंडेड मेथड है वो ये है कि हीमोसाइटोमीटर की जो कवर ग्लास है वही यूज़ की जाए, दूसरी ग्लास की कवर ग्लास यूज़ ना की जाए, और उसकी थिकनेस 0.4 mm होती है। द कवर ग्लास क्रिएट्स ए चैम्बर, कन्फाइंस द फ्लूइड व्हेन द चैम्बर इज लोडेड एंड रेगुलेट्स द डेप्थ ऑफ द फ्लूइड. The chamber depth in the Newbart type hemocytometer is 0.1 mm. With the cover glass in place, hemocytometer and cover glass are both reusable but must be disinfected between uses.
ये जो हीमोसाइटोमीटर की कवर ग्लास है, जब इसको रखते हैं तो उसकी वजह से जब इसको लोड करते हैं तो जो फ्लूइड होगा जो लोड करते हुए कवर ग्लास के नीचे आ जाएगा, तो ये क्या करेंगी कि उस फ्लूइड को एक जगह कन्फाइन करेंगी चैम्बर के ऊपर, और इसकी वजह से जो इसके ऊपर कवर ग्लास रख दी जाती है तो न्यूबर चैम्बर जो है इसकी जो डेप्थ होगी 0.1 मिलीमीटर हो जाएगी। अब ये जो हीमोसाइटोमीटर और कवर ग्लास हैं ये दोनों रीयूजेबल होते हैं, और इनको जब हम दोबारा यूज़ करेंगे तो फिर इनको डिसइंफेक्ट करेंगे, उसके बाद फिर इनको यूज़ करेंगे। Ruled counting areas. The hemocytometer contains two identical ruled areas composed of each lines that define squares of specific dimension. अब ये इस जगह पे रूल्ड एरिया है, ये एक साइड पे मौजूद है, दूसरा इधर मौजूद है, ये इधर इसके ऊपर लाइंस ड्रा की हुई हैं और डिफरेंट चैम्बर्स इसके ऊपर बने हुए हैं जो कि माइक्रोस्कोपिकली विजिबल होते हैं। The Newbar type hemocytometers, the total ruled areas on each side consist of a large square 3 × 3 mm divided into 9 equal squares, each 1 mm squares. अब ये जो इसके ऊपर चैम्बर्स होते हैं, एक रूल्ड एरिया जो इसके ऊपर होता है, अब ये जो स्क्वायर बने होते हैं ये 9 स्क्वायर्स इसके ऊपर बने होते हैं। अब ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो ये 3 × 3 जो बात हुई है उसका ये मीनिंग है कि 3 इधर हैं, 3 इस तरफ से हैं, तो ये 3 × 3, ये टोटल इसके ऊपर जो चैम्बर हो गए वो 9 चैम्बर होंगे। The total area of the large square is 9 square millimeter. When the cover glass is in place and fluid is introduced into the chamber, the fluid volume in the ruled area can be calculated. अब जो इसके ऊपर हम सेल काउंट कर लेते हैं तो उसके बाद इसके ऊपर फ्लूइड भी डाला हुआ है और फिर इसकी डेप्थ भी है, तो फिर इस तरह हम कैलकुलेशन जो हम आगे डिस्कस करेंगे किस तरह इनको कैलकुलेट करना है, तो ऐसे इनकी कैलकुलेशन कर ली जाती है। For example, if the depth is 0.1 millimeter, the total volume is equal to 0.1 millimeter multiply 9 square millimeter or 0.9 cubic millimeter. जैसे टोटल वॉल्यूम जो होगा जिस पे काउंट अगर कर रहे हैं वो तकरीबन 9 हो तो डेप्थ से फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे। White blood cell counting area. The area counted for a white blood cell count is determined by the degree of blood dilution used for the counting. The facility standards operating procedure manual will provide detailed instructions for blood dilution. For blood diluted 1:100, all 9 large squares of the ruled area are counted. The cells in the 4 large corner squares are counted when using a 1:200. अब इसमें यह बात की गई है कि आपने जिस हिसाब से डिल्यूशन बनानी है उस हिसाब से आपने सेल्स की काउंटिंग करनी है और आपने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है उसको मस्ट फॉलो करना है। अब जैसे 1:100 की अगर आपने डिल्यूशन बनाई है वाइट ब्लड सेल को काउंट करने के लिए, तो उसके लिए ये कहा जा रहा है कि ऑल 9 लार्ज स्क्वायर्स ऑफ द रूल्ड एरिया आर काउंटेड, कि आप जो सारे जो 9 एरियाज हैं उन सब में इसकी काउंट करें। लेकिन अगर 1:20 की डिल्यूशन बनाएंगे तो फिर जो 4 लार्ज कॉर्नर स्क्वायर्स हैं, जो कॉर्नर पे 4 लार्ज स्क्वायर्स हैं इस न्यूबर चैम्बर में, तो उसमें आपने फिर वाइट ब्लड सेल को काउंट करना है। अब ये जो आपको W नज़र आ रहा है, ये W हो गया, W हो गया, ये तो साइड वाले इसके न्यूबर चैम्बर के अंदर लार्ज 4 स्क्वायर है। तो इन 4 स्क्वायर्स के अंदर आपने ये वाला हो गया, ये वाला, ये इनमें आपने वाइट ब्लड सेल को काउंट करना है। रेड ब्लड सेल एंड प्लेटलेट काउंटिंग एरियाज. The large center square is used for platelet counts and red blood cell counts.
This center square is divided into 25 smaller squares which are each subdivided into 16 squares. अब ये जो सेंटर वाले हैं ये इसमें चैम्बर्स हैं वो 25 चैम्बर हैं और हर जो चैम्बर है जैसे ये एक चैम्बर हो गया तो ये इसके अंदर 16 चैम्बर मजीद मौजूद है। ये सारे जो आपको नज़र आ रहे हैं ये टोटल 25 चैम्बर्स हैं और अगर इनको एक चैम्बर को इनलार्ज करें तो ये इस तरह 16 चैम्बर के नज़र आएंगे। The entire large center square circle is used to count platelets. For RBC counts only 5 of the 25 squares in the center square are counted. These can be 4 corner squares and the center square or 5 squares is a diagonal line within the large center square. अब ये जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसके मुताबिक ये जो आपको ये नज़र आ रहे हैं जैसे ए बी सी डी ई तो ये जो 5 स्क्वायर्स हैं इनमें आप आरबीसी और प्लेटलेट्स को काउंट करेंगे। ये आपके सामने 9 चैम्बर्स हैं। अब 9 चैम्बर्स में से ये जो साइड वाले हैं ये हैं डब्ल्यूबीसीज के लिए, ये एक हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। अब ये जो सेंटर वाले हैं ये 1 2 3 इसी तरह ये 25 टोटल है, उनके अंदर 4 मौजूद है। अब ये टोटल इसकी जो एक चैम्बर की वो एरिया है वो 1 मिलीमीटर है, दूसरे का भी 1 मिलीमीटर है, इसी तरह इसका भी 1 मिलीमीटर है। तो ये जो इतना एरिया होगा जैसे ये आपके सामने नज़र आ रहा है ये 0.25 एरिया होगा और इसी तरह ये जो सेंटर वाले स्क्वायर हैं इनका जो एरिया होगा वो 0.2 होगा और मज़ीद जो एरिया है ये वाली लाइन का ये 0.05 मिलीमीटर है। Cell counting area. Cells in the 4 large corner squares shown in blue are counted for the white blood cell count. All cells in the entire center square yellow circle are counted for the platelets. The 4 red corner squares and center red squares within the large center square labeled A to E are used for the red blood cell count. अब इसमें यह बात बताई गई है कि ये जो एरिया है जैसे ये W है, जब आप 1:20 की डिल्यूशन बना रहे हैं तो फिर ये जिस पे W लिखा हुआ है इनमें आप वाइट ब्लड सेल काउंट करेंगे और ये जो आपको छोटे सेल चैम्बर्स नज़र आ रहे हैं तो ये वाले A B C D E इस तरह चल के आपने ये इनमें RBC काउंट कर लेने। कुछ जब डिल्यूशन का डिफरेंस आ जाए तो इसमें फिर आप जो प्लेटलेट्स हैं वो सब में काउंट करेंगे, लेकिन अगर आप 1:20 की डिल्यूशन प्लेटलेट्स के लिए बनाते हैं तो जैसे जहां आरबीसी को काउंट किया गया वहीं आप प्लेटलेट्स को भी काउंट करेंगे। Dilutions and cell diluting fluid. The first step in manual blood cell count is to dilute the blood using the appropriate cell diluting fluid. The degree of dilution and the type of cell diluting fluid used depends on the cell type to be counted. अब ये इसमें जो डिल्यूशन बनाई है तो उस हिसाब से सेल को काउंट करना। ये फिर मज़ीद जो लेक्चर होंगे जो जैसे जिसमें वाइट ब्लड सेल काउंट है, रेड ब्लड सेल काउंट है या प्लेटलेट्स काउंट है उसमें कंप्लीट प्रोसीजर और डिल्यूशन दी हुई है। इस लेक्चर के अंदर ये जो बता रहे हैं तो ये मैं न्यूपर चैम्बर के बारे में बता रहा हूँ। तो यहाँ ये बात की गई है कि जो सेल काउंट आप करेंगे तो जिस हिसाब से डिल्यूशन फैक्टर होगा उस हिसाब से आपने सेल को काउंट करना है। रेड सेल्स आर द मोस्ट न्यूमरस ब्लड सेल इन द मिलियंस पर microliter of blood. White cells are the least numerous in the thousands per microliter and platelets fall in between in the thousands of thousands per microblood in diluted 1:20। रेड ब्लड सेल है इसकी क्वांटिटी सबसे ज़्यादा होती है
तो इसका काउंट ज़्यादा आएगा। इसी तरह वाइट ब्लड सेल है, इसका काउंट थाउजेंड्स में आएगा, और जो प्लेटलेट्स हैं इनका काउंट्स 100 to thousands में आएगा। The red cell diluting fluid must be isotonic to protect the delicate red blood cells from hemolysis. Red cell diluting fluid, it consists of sodium citrate and form aldehyde. अब ये जो रेड ब्लड सेल जब आप काउंट करेंगे तो इस तरह का फ्लूइड यूज़ करना है जो आरबीसीज को प्रोटेक्ट करे, ये ना हो कि उसे डिस्ट्रॉय करे या फिर श्रिंक कर दे। तो उसके लिए जो इसके लिए सोल्यूशन यूज़ होता है उसमें सोडियम सिट्रेट है और फॉर्मल्डिहाइड है। A common white cell diluting fluid is dilute Turk's solution, glacial acetic acid, and gentian violet, which lyes red cell while leaving white cells intact. White cell diluting fluids often contains a dye to make the white cell nuclei more prominent and the cells easier to count. Blood for white cell counts is diluted 1:20 using Turk solution. टर्क सोल्यूशन जो यूज़ करना है तो उसके अंदर ग्लेशियल एसिटिक एसिड होता है, जेंशन वायलेट होता है। अब ये जो ग्लेशियल एसिटिक एसिड है रेड ब्लड सेल की लाइसिस कर देता है और वाइट ब्लड सेल को कुछ नहीं कहता, वाइट ब्लड सेल वैसे के वैसे रहते हैं। और जो जेंशन वायलेट है इसके अंदर डाइल्यूटिंग जो फ्लूइड है उसमें जो जेंशन वायलेट है वो जो वाइट ब्लड सेल के न्यूक्लाई हैं उनको स्टेन कर देगा, जिसकी वजह से उसके न्यूक्लाई मोर प्रोमिनेंट हो जाएंगे और सेल इजी टू काउंट हो जाएंगे। ब्लड फॉर प्लेटलेट काउंट मस्ट बी फिल्ड इन अ फ्लूइड दैट लाइज रेड ब्लड सेल्स। द dilute ammonium oxalate solution used for platelet count, the platelet dilution is 1:20। अब ये जो प्लेटलेट काउंट्स के लिए सोल्यूशन यूज़ करना है तो उसकी ये प्रॉपर्टी हो कि वो रेड ब्लड सेल को डिस्ट्रॉय कर दे, लाइज कर दे। इसके लिए अमोनियम ऑक्सलेट सोल्यूशन यूज़ किया जाता है और वो प्लेटलेट काउंट के लिए यूज़ होता है और उसके लिए जो डिल्यूशन बनेगी वो 1:20 होगी। लोडिंग द hemocytometer. Once the blood dilution is made, the hemocytometer is loaded. A clean hemocytometer cover glass should be positioned so that it covers both ruled areas of a clean hemocytometer. The hemocytometer is loaded by touching a filled capillary tube or micropipette to the point where the cover glass and the raised platform meet. Approximately 10 microliter of fluid from the pipette is allowed to flow into one side of the chamber. The other side is loaded in the same manner. अब इसमें यह बताया गया है कि आपने चैम्बर को किस तरह लोड करना है। आपने न्यू बर्थ चैम्बर को ले लेना है जो कि बिल्कुल क्लीन हो और उसके ऊपर कवर ग्लास को रख देना है। कवर ग्लास जो इसकी स्पेसिफिक होती है उसके अंदर ये इस तरह प्लेस करना है आपने इसको स्लाइड के ऊपर, न्यू बर्थ चैम्बर के ऊपर, कि ये इस काउंटिंग एरियाज को भी कवर कर ले और इस काउंटिंग एरिया को भी कवर कर ले। आपने तकरीबन 10 माइक्रोलीटर ब्लड ले लेना है, जैसे टिप है या पाइपेट के ज़रिए। तो आपने इस जगह पे इसको रखना है और यहाँ पे ब्लड जो जहाँ इसका कवर ग्लास का एज होगा वहाँ यहाँ जो है 10 माइक्रोलीटर आपने ड्रॉप डालना है, तो ये इसके नीचे स्प्रेड हो जाएगा। इस तरह ये हीमोसाइटोमीटर को लोड किया जाता है। The fluid should flow into the chamber in a smooth, unbroken stream. The fluid should not be allowed to overflow into the moats and no air bubbles should be present. After the both sides of the chamber have been correctly loaded, the hemocytometer should stand undisturbed for at least 2 minutes to allow the cells to settle. अब इसमें यह करना है कि जो आपने यहाँ फ्लूइड को डाला तो वो इसके नीचे कवर ग्लास के नीचे स्प्रेड हो जाएगा। अब उसमें एयर बबल्स नहीं होने चाहिए और इतनी ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर आपने फ्लूइड को नहीं डालना कि वो इस जगह आ जाए, ये जो इसके मोड्स हैं यहाँ भी आ जाए, ये जो एच शेप आपको नज़र आ रही है जहाँ से ये एक स्पेस सी है वहाँ नहीं आना चाहिए। और
इसको फिर 2 मिनट के लिए आपने पड़े रहने देना है ताकि सेल्स सेटल डाउन हो जाए। Viewing the ruled areas, the hemocytometer is placed on the microscope stage with the low power 10x objective in place, and a ruled area of one side of the chamber is positioned over the light source. The coarse adjustment knob is then used to locate the ruled area, and the fine adjustment is used to bring the each lines into sharp focus. This must be done carefully so that the objective does not touch the cover glass. हीमोसाइटोमीटर को आप स्टेज के ऊपर, जो माइक्रोस्कोप पर स्टेज है वहाँ रखें, फिक्स करें इसको और ऑब्जेक्टिव को लो पावर पे ले आएँ। उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव की पोजीशन है वो बिल्कुल जो एरिया आपने देखना है, जो उनकी साइड देखनी है रूल्ड एरिया, उसके ऊपर होनी चाहिए, और नीचे से लाइट सोर्स भी उसका अप्रोप्रिएट लाइट सोर्स यूज़ करना है। कोर्स एडजस्टमेंट के ज़रिए आपने उसको रूल्ड एरिया को लोकेट करना है, देखना है। जैसे ही आपको रूल्ड एरिया नज़र आएगा, जैसे चैम्बर्स नज़र आएंगे, तो फिर आपने फाइन एडजस्टमेंट को यूज़ करना है और फिर उसके ज़रिए आप उस शार्प फोकस कर सकते हैं। अब आपने इसको ये भी ख्याल करना है कि इतना ऊपर स्टेज को नहीं ले आना कि ऑब्जेक्टिव के साथ कवर ग्लास भी लग जाए। The each lines are more easily viewed when the microscope condenser and light intensity are adjusted for best contrast. When the rule area is in sharp focus, the counting area should be located and identified by moving the stage. अब इसके ऊपर जो चैम्बर्स बने हुए हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं, तो आपने कंडेंसर की भी एडजस्टमेंट करनी है ताकि आप एक कंट्रास्ट को बेहतर कर सके, और साथ साथ आपने लाइट इंटेंसिटी को भी एडजस्ट करना है, जो जिससे आपको जो इमेज नज़र आए वो एक फ़ाइन इमेज नज़र आए और उसमें किसी किस्म का मतलब कि आपको बेहतर सेल्स नज़र आ रहे हों, आपको बेहतर उसमें लाइंस नज़र आ रही हों, तो उसके हिसाब से आपने कंडेंसर और लाइट को फोकस करना है। जब ये बिल्कुल कंट्रास्ट बेहतर हो जाए, आपको चैम्बर्स और सेल्स ठीक नज़र आने लगे, तो फिर आपने चैम्बर्स को लोकेट करना है जहाँ आपने इसको काउंट करना है। डिपेंडिंग ऑन द ब्लड डिल्यूशन सिस्टम यूज, द 4 लार्ज कॉर्नर स्केयर्स on the entire 9 large scales are used for WBC counts. After the WBC area has been observed, the central scale used for RBC counts should be located. The high power 40x objective should be carefully rotated into place. वाइट ब्लड सेल हैं जो कॉर्नर वाले 4 स्केयर्स हैं उसमें करेंगे, इसी तरह RBC सेंटर वालों में करेंगे। तो जब आपने RBC सेंटर वाला जो 25 हैं उनमें आप फोकस कर रहे हैं, तो आपने 40x का ऑब्जेक्टिव यूज़ करना है। Viewing the ruled areas. If the microscope is perfocal, the ruled area will be brought into focus with the only a slight rotation of the fine adjustment. अब ये जो चैम्बर आपको नज़र आ रहे होंगे, अगर ये आपको ठीक तरह नहीं नज़र आ रहे, थोड़े धुंधले नज़र आ रहे हैं या उनका कंट्रास्ट बेहतर नहीं है, तो आप स्लाइड से फाइन एडजस्टमेंट को रोटेट करेंगे तो आपको बेहतर व्यू नज़र आ जाएगा। द ऑयल इमर्जन ऑब्जेक्टिव इज़ नेवर यूज्ड विद अ हीमोसाइटोमीटर। जो 100 वाला है ऑयल इमर्जन ऑब्जेक्टिव है, वो आपने सेल काउंट में यूज़ नहीं करना। द लार्ज सेंटर स्केयर यूज फॉर प्लेटलेट्स काउंट एंड द 5 स्मॉल स्केयर यूज फॉर an RBC count should be located. Once all parts of the ruled area of one side of the chamber have been located, the low power objective should be rotated into place and the stage control should be used to move the hemocytometer to bring the ruled area in the second side of the chamber into view. अब जैसे ही चैम्बर आपको एक बेहतर कंट्रास्ट से और सेल्स भी आपको बेहतर नज़र आ रहे हों, तो फिर आपने उस हिसाब से ऑब्जेक्टिव को मूव करना है, जिसमें आप एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में जैसे उसको 10 पे देखना है, 40 पे देखना है, तो आपने उस हिसाब से ऑब्जेक्टिव को मूव कर लेना है। और उसके हिसाब से जब चैम्बर को लोकेट करेंगे तो स्टेज पे जो स्लाइड है उसको भी आप मूव कराएंगे।
The cell counting pattern and boundary rule. A defined counting pattern should be followed to ensure that cells are counted only once. The count should begin in the upper left corner of a square and proceed in a serpentine manner. Single, double, or triple boundary lines divide the squares. When the triple lines are present, the center line is the बाउंड्री. अब जैसे ये आपको लाइंस नज़र आ रही हैं, ये डबल लाइन है, इसी तरह ये भी डबल लाइन है, ये भी डबल लाइन है. तो इसके अंदर जो सिंगल लाइन है, तो ये डबल लाइन सेपरेट कर रही हैं. ये जैसे 16 का आपको चैम्बर नज़र आ रहा है, तो ये डबल लाइन ये इस बड़े चैम्बर को दूसरे चैम्बर से सेपरेट कर रही हैं. और ये जो सिंगल है, ये वो जो 25 स्क्वायर्स हैं, उनके अंदर जो सिंगल एक स्क्वायर है, ये उसको शो कराया गया है. तो ये पर्पस जो इसके कहने का है वो यही है कि इसके अंदर जो जैसे डबल लाइन आपको नज़र आ रही हैं, तो ये एक स्क्वायर को दूसरे स्क्वायर से, बड़े स्क्वायर को दूसरे स्क्वायर से सेपरेट कर रहे हैं. ये जो इस जगह पर आपको ट्रिपल लाइन नज़र आएंगी, ये वाली, ये ट्रिपल लाइन, तो ये जो बड़े स्क्वायर्स हैं उनको सेपरेट करती. अब इनके दरमियान आपको डबल लाइन नज़र आएंगी जो इनको इनसे सेपरेट कर रही है. When double lines are present, the outer line in the boundary also that lie completely within a square, and those that touch the left boundary of the square or touch the top boundary of the square are considered to be in the square and are counted. ये जो आपको सेल्स नज़र आ रहे हैं जो इस ऊपर वाली डबल लाइन को टच कर रहे हैं, ये वाले, ये जो आपको रेड नज़र आ रहे हैं, जो या साइड वाली डबल लाइन को टच कर रहे हैं, इनको आपने काउंट कर लेना है. और जो ये राइट और लोअर वाली, इनको जो सेल्स टच कर रहे हैं, इनको आपने काउंट नहीं करना. Cells that touch the right boundary or lower boundary of a square should not be counted in the square even if they lie mostly within the square. अब सेल जो राइट और लोअर बाउंड्री को टच कर रहे हो, उसे काउंट नहीं करना. The cells in the appropriate square should be counted on both sides of the chamber. The results for the two sides are totaled and an average calculated. The average is used in the formula to calculate the cells counted. अब ये जो चैम्बर की दो साइड्स हैं, उन दोनों में आपने सेल्स काउंट कर लेने हैं, उसके एवरेज ले लेनी है और फिर फार्मूले में ऐड करके उनको कैलकुलेट कर लेना है. A general formula for calculating the hemocytometer cell is count is cells over microliter is equal to cells over cubic millimeter is equal to cell counted multiply dilution DF dilution factor divided by area square millimeter and multiply depth 0.1 millimeter. अब ये जो इधर सेल्स ओवर माइक्रोलीटर लिखा है, तो ये इसकी जो फाइनल कैलकुलेशन के बाद रिजल्ट आएगा तो वो माइक्रोलीटर के अंदर होगा. जैसे ये फाइनल सेल काउंट जो आएंगे वो पर माइक्रोलीटर आएंगे. जो सेल काउंटेड जो कि दोनों साइड पे सेल काउंट किए हैं, उसको एवरेज निकाल लेनी है, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है. इसी तरह जो DF यहाँ है, इसका मतलब डिल्यूशन फैक्टर की कितनी आपने डिल्यूशन बनाई है, 1:200 की बनाई है या 1:20 की बनाई है. ए से एरिया काउंटेड, कितना एरिया आपने काउंट किया है. डेप्थ इसकी 0.1 मिलीमीटर जो डेप्थ है, ये एक द डेप्थ इज ऑलवेज 0.1 मिलीमीटर बिकॉज द चैम्बर इज 0.1 मिलीमीटर डीप व्हेन द कवर ग्लास इज इन प्लेस. जब स्लाइड के ऊपर न्यूबार चैम्बर स्लाइड के ऊपर कवर ग्लास को रख देंगे तो इसकी जो डेप्थ है वो 0.1 मिलीमीटर हो जाएगी,
जो कि एक कांस्टेंट है। सैम्पल कैलकुलेशन फॉर अ रेड सेल काउंट यूजिंग ए 1:200 डिल्यूशन। इस स्लाइड के अंदर ये दिखाया गया है कि किस तरह आपने दोनों साइड पर सेल्स कैलकुलेट कर लेने हैं और किस तरह फिर फार्मूले के ज़रिए उसकी कैलकुलेशन करनी है। अब नंबर 1 स्टेप है, ये देखें साइड 1 है, उसमें ये स्केयर्स हैं ABCDE। सेंटर वाले जो 25 स्केयर्स हैं उनमें से 5 स्केयर्स चूज़ किए गए हैं और A स्केयर में सेल काउंट हुआ 110 और B में 100, इसी तरह C में 90, D में 95, E में 105। तो ये टोटल सेल जो काउंट हो गए ये 500 हो गए। इसी तरह इस साइड 2 पे जो सेल काउंट हुए हैं वो 520 हुए हैं। अब ये इन दोनों को आपस के 500 प्लस 520 1020 सेल्स, इसको फिर 2 पे डिवाइड किया गया तो एवरेज हमारा निकला है 510। अब ये RBC काउंट है, इसका जो फार्मूला है पर माइक्रोलीटर, वो जैसे एवरेज नंबर सेल काउंटेड, ये वाला जो सेल काउंट है मल्टीप्लाई डिल्यूशन फैक्टर है, उसके बाद एरिया है, डेप्थ है। 510 सेल काउंट हुए मल्टीप्लाई 200 हमने डिल्यूशन इसमें बनाई तो इसमें 200 ऐड किया। इसके अलावा 0.2 मिलीमीटर ये एरिया है और 0.1 मिलीमीटर इसका डेप्थ है। अब जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास तकरीबन इतना आ जाएगा पर माइक्रोलीटर। अब हम इसे लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 5.1 मल्टीप्लाई 10⁻12 हो जाएगा।